तो उसने बोला कि हमें तो बाहर से फंड मिलता है, ब्राह्मणों की लड़कियों पे 20 लाख है, राधर पे 10 लाख है। इन लोगों को फंडिंग कहाँ से होती है उसको पता करके उन फंडिंग वालों को भी पकड़ो। अजमेर ब्लैकमेल कांड जो 1992 में हुआ था कि वो एक बहुत बड़े स्तर का ब्लैकमेल कांड था। एक ही लड़की के साथ दो तीन लोगों ने एक ही समय में रेप किया। और लड़कियां घबराई हुई थी, हाँ आपको रोजा रखना है, बुर्का कैसे पहनते वो भी सिखाएंगे। बात हो रही कि मस्जिद में लेके लड़कियों को जाते थे। पहले बात तो हमारे मस्जिद में लड़कियां जाना जायज ही नहीं है। आरोप है वो बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है, और अगर ऐसा कुछ है तो हमें भी प्रूफ करके बताओ। बयान में भी उस लड़की ने नाम लिया कि जे भी इनका दोस्त था, तो जे कहाँ है? तुरंत न्याय मिलना चाहिए हमारी विजयनगर की बेटियों को, नहीं तो हम इस आंदोलन को और जोरदार करेंगे। 16 फरवरी 2025 को राजस्थान के ब्यावर के विजयनगर में एक एफआईआर दर्ज होती है। इस एफआईआर में 5 लड़कियां आरोप लगाती हैं कि उनके साथ ब्लैकमेलिंग हुई, यौन शोषण हुआ और साथ ही साथ उन्हें धर्मांतरण के लिए भी कहा गया। ये गंभीर आरोप थे और जैसे ही ये 3 एफआईआर दर्ज हुई, इसके बाद सिर्फ विजयनगर ही नहीं, सिर्फ ब्यावर ही नहीं, ये आग जो है किशनगढ़, अजमेर और जयपुर तक भी पहुंची, जिसमें लोगों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किए, आरोपियों की गिरफ्तारी की और फांसी की मांग की। पूरे मामले की क्या सच्चाई है, क्या फाइनल रिपोर्ट है, विजयनगर में आखिर क्या हुआ, क्या इस केस में कुछ राजनीतिक संगठनों के भी हाथ हैं, क्या कुछ राजनेता भी इस केस से जुड़े हैं, क्या ये केस उतना नहीं है जितना नज़र आ रहा है। इन तमाम पहलुओं की जांच करने के लिए मैं और मेरे साथी राशिद इस वक्त विजयनगर में ग्राउंड पर मौजूद हैं। हम आपको उन तमाम सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे जो आप इस केस में जानना चाहते हैं। विजयनगर दिल्ली से मुंबई को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 48 पर पड़ता है। जयपुर से लगभग 3 घंटे की दूरी पर यह इलाका हाल ही में एक आर्थिक केंद्र के रूप में उभरा है। इस मैप से आप विजयनगर का भूगोल समझ सकते हैं। शहर का बाहरी हिस्सा हिंदू आबादी बहुल्य है, जबकि शहर के पिछले हिस्से में अधिकांश मुस्लिम आबादी रहती है और जो घटना हुई है वो मुस्लिम इलाके के पास का ही इलाका बताया जाता है। विजयनगर के इसी इलाके में एक स्कूल है, श्री स्वाति चिल्ड्रन एकेडमी। इस स्कूल में 10वीं कक्षा तक के छात्र छात्राएं पढ़ते हैं। इस केस में आरोप लगाने वाली सभी छात्राएं इसी स्कूल से बताई जा रही हैं, जो कि इसी इलाके से आया जाया करती थी। आरोप है कि यहीं पर कुछ लड़कों ने इन्हें मोबाइल जैसी चीजें देकर अपने जाल में फंसाया और बाद में उनके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने, सहेलियों के साथ शारीरिक संबंध बनवाने और धर्मांतरण से जुड़ी कुछ चीजें करने का दबाव बनाया। ये जो प्रकरण है इसमें 3 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। जो 16 तारीख को हमारे पास परिजन और पीड़िताएं आई थी, उनके द्वारा प्रकरण दर्ज कराए। 16 तारीख को हमारे पास ये दर्ज हो चुके हैं। 16 तारीख को पहली एफआईआर, 16 फरवरी को पहली एफआईआर दर्ज की गई। तीनों एफआईआर उसी दिन दर्ज की गई। जो भी अनुसंधान का प्रोसीजर है, पोक्सो के अंदर ये हुआ था, इसकी एसओपी है। पीड़िताओं के बयान लिए गए और उनके जो मेडिकल करवाए गए, उनके 164 के बयान लिए गए हैं। उसके बाद जो भी एविडेंसेस आए हैं, उनके बेसिस पे जो भी आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारियां की गई है। 16 फरवरी को इस केस में पहली एफआईआर दर्ज की गई, जबकि 17 फरवरी 2025 तक पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार और 2 नाबालिगों को डिटेन कर लिया। इस घटना के सामने आते ही अजमेर से लेकर विजयनगर तक राज्य के अलग अलग जिलों में प्रोटेस्ट शुरू हो गए।
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि इस केस की शुरुआत एक पिता के पर्स से 2000 रुपए गायब होने के बाद हुई, जिसके बाद पीड़िता के पास से परिवार को एक मोबाइल फोन भी मिला। पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए हम पीड़िता के परिजनों से मिले। सुनिए उन्होंने हमें क्या बताया। एक दिन क्या कि बच्ची एक मोबाइल पे ऊपर बात कर रही थी, तो उससे बात की तो उसको बोला कि ये मोबाइल कहाँ से आया, तो वो घबरा गई और उसने वो मोबाइल काट दिया, फ़ोन काट दिया। काटने के बाद में हमने फिर उससे पूछताछ की तो उसने कुछ नहीं बताया। फिर उसी मोबाइल पे उस बच्चे के कम से कम 10-20 फ़ोन आए थे। हमने उस बच्चे को जाल में फंसाने के लिए उस बच्ची के माध्यम से ही फ़ोन किया कि भाई उसको किसी एकांत में बुला। तो वो लड़का क्या कि एकांत में आया। एकांत में आया तो जैसे वो आया और हमारे दोस्तों के माध्यम से हमने उसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद में उससे पूछताछ की तो उसने बोला कि हमें तो बाहर से फंड मिलता है, ब्राह्मणों की लड़कियों पे 20 लाख है, अदर पे 10 लाख है। जैसे ये बात हमारे सामने आई, फिर हमने सोचा कि इसको पुलिस में देना वाजिब है। ये जानकारी कैसे आई आपके पास कि कलमा रोज़ा पढ़ने वाली बात बच्चियों से कही गई? धीरे धीरे जब बच्चियों से हमने पूछा क्या, तो धीरे धीरे कि भाई उन्होंने ये भी हमें बोला है। आपकी बच्ची से कहा ऐसा? मेरी बच्ची नहीं, और एक छोटे वाले भाई की बच्ची है तो उसको भी बोला था क्या, उससे बोला, और एक अन्य लड़की है उससे भी बात की। लड़कियां बता रही थी कि आप निश्चिंत रहो, अपने शादी हो जाएगी, हमारे कुछ ऐसे है एजेंट, वो एजेंट आपको शादी करवा देंगे, क्या आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फोटो वीडियो का जिक्र आया तो केस में 2 कैफे का नाम भी सामने आया, कैफे चिल आउट और पिज्जा बस्ट। ये दोनों विजयनगर में ही हैं। आरोप है कि इन्हीं कैफेज में आरोपी पीड़िता को ले जाते थे और यहाँ पर भी फोटोज और वीडियोस बनाने के आरोप हैं। कैफे के मालिक श्रवण जाट और सावरमल को भी अन्य आरोपियों के साथ जेल भेजा गया है। प्रशासन ने इनमें से 2 कैफेज को सील कर दिया है और बुलडोजर कार्रवाई भी की है। इस केस में एक पक्ष पीड़ित परिवारों का है, जबकि एक पक्ष आरोपियों का भी है। इस केस में शामिल अधिकांश आरोपी हमाली, वेल्डिंग और पेंटिंग जैसे काम करते हैं, जबकि एक आरोपी हकीम कुरैशी राजनगर वार्ड से 2 बार निर्दलीय पूर्व पार्षद रहा है। रेहान नाम है, आशिक नाम आया, अमान नाम आया, सोहेल, जावेद, ये 5 भाई है। और वो लड़की भी हमारे ज़्यादा दूर की है नहीं, एक गली छोड़ के उसका घर है, तो वो सबको जानती है। और सोहेल पहले बात कर रखी है, तो आप पता होता ही है, मोस्टली अपन जब बात करते तो अपने को फैमिली के बारे में पता होता ही है, तो वही चीज़ हुई है। पहले से जानकारी थी उन्हें भी परिवार के बारे में? जानते हैं ना, वो तो उसके जो मामा है वो मेरे चाचा के दोस्त है। और जब 1 महीने पहले उसके चाचा ने खुद ने ना मेरे चाचा को कॉल करके बोला है कि भाई ना मतलब ऐसे बात वगैरह करते थे, तो उसके मामा को भी पता चला है। तो उसके मामा ने मेरे चाचा को कॉल किया है कि भाई देख, अपने घर का मामला है, इसलिए मैं भी बोल रहा हूँ, मैं भी मेरी बेटी को संभाल लूँगा और तू भी तेरे बेटे को संभालना। मतलब अगर मेरी बच्ची का कॉल आया आगे से तो मेरे को बता देना। तो इस बारे में हमें भी पता नहीं था। चाचा ने बोला तो चाचा ने उसको समझा दिया कि भाई आज तो हो गई, आज के बाद नहीं होनी चाहिए। तो क्या कि भाई चाचा, मैंने फर्स्ट बार ही किसी से बात की है, ठीक है, अब से नहीं होगी। फिर उसके बाद में उसका जो क्लोज़ फ्रेंड है, हमें उसके बाद में नहीं पता था कि वो वापस वो बात कर रही है या फिर वो भी बात कर रहा है। इस मामले में हमें इस चीज़ के बारे में नहीं पता था। आरोपी के परिवार इस पूरे मामले में तीसरे की सहभागिता का भी आरोप लगा रहे हैं। वो एक म्यूचुअल फ्रेंड जय का नाम लेते हैं। फिर बाद में जब पुलिस लेके गई ना उसको, तो उसका जो क्लोज़ फ्रेंड है वो जय है। तो मैंने उससे बात की, तो क्या हुआ कि उसने बताया हमें कि ना वो लड़की मतलब ऐसे रोने वगैरह लग गई थी कि आप मेरे से बात क्यों नहीं कर रहे हो। और मेरे चाचा ने मतलब मेरे मामा ने से आपको बोल दिया तो आप मेरे से बात करना छोड़ दोगे, मतलब ये सब बातें हुई है। उसने बात करना मतलब छोड़ दिया था। फिर उसने रोक के ऐसे कॉल वगैरह किया है। ये चीज़ें हमें उसके फ्रेंड से ही पता चली है। जय कौन है? जय इसका फ्रेंड है, सोहेल का बेस्ट फ्रेंड है। उसने नाम भी लिया है, लेकिन अभी तक उसका कोई नाम ओपन नहीं हुआ। भाई हमारी सच्चाई तो ये है, हमारा बच्चा इस माहौल में नहीं है बिल्कुल भाई, और है तो उसको सजा दो।
फ़ोन की हमारा मैटर है, जैसे लड़के ने फ़ोन दिया, उसको जाकर बोला, उस लड़की को दिया, वो जाके फ़ोन दिया या उसके बाद में बच्चे का कोई पता ही नहीं है हमारा। पहले से आप लोग जानते थे उन परिवारों को या उन बच्चियों को? ये गलत बात है। ना तो अपन ना बच्चों को आज तक देखी, हाँ उनको परिवार को कोई इक्के दुक्के को हम जानते हैं पुराने ज़माने से, बाकी बच्चों को आज तक अपन ने शक्ल भी नहीं देखी, और कहाँ स्कूल पढ़ने जाती है कहाँ आती ये भी हमने नहीं देखा है आज तक। हम किसको जानते हैं कौन सी बच्ची किसकी है या किसकी है? जैसे हमारी बच्ची है वो उनकी बच्ची है। बात हो रही कि मस्जिद में लेके लड़कियों को जाते थे, पहले बात तो हमारे मस्जिद में लड़कियां जाना जायज़ ही नहीं है, तो ये बात उड़ी कैसे है कि कलमे की बात है। कलमे हमारे भाइयों तक को कलमे नहीं आते थे, यहाँ तक कि हमें खुद को उन्होंने ये नहीं बोला कि तुम बुर्का पहनो। बुर्का पहनाने की बात हो रही, कभी हमको हमारे भाई ने नहीं बोला कि तुम बुर्का पहनो, तुम कलमे पढ़ो, तुम ये करो वो करो, कभी हमें तक टॉर्चर नहीं करा उन्होंने, तो उस लड़कियों को कैसे टॉर्चर कर सकते हैं ये? हकीम कुरैशी को आप लोग पहले से जानते थे? आप पुराने जमाने से जानते हैं, पहले पार्षद था, आज के 15 साल पहले पार्षद था, वही बीजेपी के राज था, ये चेयरमैन साहब थे और वही पार्षद था, उसी टाइम कब्रिस्तान का काम चला था और अभी भी वही हो रहा है। और ऐसा आदमी नहीं है हकीम, जैसे सोच रहे ना गिरोह का ये गलत है। खूब सारे का भला करा उसने, राजनगर चौरा, राजनगर इस कब्रिस्तान का सब चीज़ का उसने भला करा, आज उसके ऊपर इंजाम लगा रही है। हालांकि हकीम कुरैशी को लेकर पुलिस का कहना है कि वह पुराना हिस्ट्री शीटर है। जितने भी जो आरोपी पकड़े गए हैं अभी तक, जिन्हें जेल भी भेजा जा चुका है, क्या उनमें से किसी का कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड हमारे सामने आया है या हाकिम कुरैशी का कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड है? हाँ, हाकिम कुरैशी का पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड है हमारे पास। किस तरीके की धाराएं या किस मामलों में है? कुछ प्रकरण है उसके खिलाफ। और बाकी जो आरोपी हैं जिन्हें पकड़ा गया है, उनमें कोई इस तरह का कोई प्रकरण अभी तक सामने आया नहीं। क्योंकि जो पार्षद है उसके बारे में कहा जाता है कि वो समुदाय में बहुत घुल मिल कर रहता है, और वहाँ जो विजयनगर का जो वो इलाका है वो मुस्लिम बाहुल्य भी है और उसमें हिंदू वोटर भी बहुत बड़ी तादाद में है, तो दोनों समाज के वोट के बाद भी वो जीतता है। तो इसमें कहा जा सकता है कि वो उसके पीछे कुछ राजनीतिक कारण भी रहे हों, और उसका क्या है कि उसके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो हिंदू समाज के हर कार्यक्रम में भाग लेता, चाहे वो भजन का कार्यक्रम हो, चाहे जागरण का कार्यक्रम हो, किसी भी तरह का कार्यक्रम हो, मंदिरों में भी वो बहुत श्रद्धा के साथ जाता है। तो उसके साथ इस तरह की घटना ये जरूर इसमें अंदेशा लग रहा है। केस के सामने आने के बाद सिर्फ विजयनगर ही नहीं, भीलवाड़ा, किशनगढ़, अजमेर, प्रतापगढ़ जैसे कई अन्य अलग अलग जिलों में भी इस घटना के खिलाफ बंद बुलाया गया और विरोध प्रदर्शन किए गए। प्रशासन शीघ्र से शीघ्र प्रस्थान करे, तभी हम सब लोगों को शांति मिलेगी। जब तक गिरफ्तार नहीं होंगे बंद आगे भी बढ़ सकता है। हमारी मांग है कि जो जिन बेटियों के साथ, नाबालिग बेटियों के साथ दुराचार हुआ, यौन शोषण हुआ है, उनके लिए सीबीआई की जांच हो और एसआईटी का गठन हो और तुरंत न्याय मिले। पहले जो अजमेर में न्याय मिला था 32 साल का, वो नहीं, तुरंत न्याय मिलना चाहिए हमारी विजयनगर की बेटियों को, नहीं तो हम इस आंदोलन को और जोरदार करेंगे। जांच सीबीआई से जांच होनी चाहिए, मामला फास्ट ट्रैक में जाना चाहिए और जितना जल्दी हो ये देश के लिए मिसाल बने। विजयनगर की धरती से ये मैसेज पूरे भारत में जाना चाहिए, और ये हिंदू सनातन संस्कृति के साथ, ये ब्राह्मण एकता की बात नहीं है, ये पूरे हिंदू धर्म सनातन की बात है। हमारी बहन बेटियों की तरफ कोई जिहादी मानसिकता हो उसे तुरंत फांसी पे लटका देना चाहिए। गत दिनों घटनाएं हुई जिसके कारण से स्कूल की छोटी छोटी बालिकाओं के साथ जो बलात्कार, रैप, छेड़छाड़ जैसे आरोप लगे और उस पर फिर पुलिस ने कार्रवाई की। इन लोगों को फंडिंग कहाँ से होती है उसको पता करके उन फंडिंग वालों को भी पकड़ो, और जो इनके अवैध निर्माण हैं उस पर भी कार्रवाई करो। ऐसी आशंका है कि और भी कई बच्चियां हैं जो सामने नहीं आ पा रही। हमने निर्देश दिया है कि आगामी 1 माह तक स्कूलों में शिकायत पेटी रखवाई जाए और प्रतिदिन उन शिकायत पेटियों में से जो शिकायत प्राप्त हो उन पर जांच की जाए। इस केस में आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की धारा 194 और 245 के कथित उल्लंघन के लिए 20 फरवरी 2025 को सभी आरोपियों को ध्वस्तीकरण का नोटिस दिया गया। इस संबंध में शहर के राजनगर क्षेत्र में स्थित जामा मस्जिद के प्रशासन को भी एक नोटिस जारी किया गया, जिसमें उनसे 3 दिन के अंदर मस्जिद के प्रमाण से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए कहा गया।
हालांकि आरोपी रेहान के अवैध निर्माण के अलावा अन्य किसी भी आरोपी के घर पर ये कार्रवाई नहीं हुई, जबकि 7 मार्च 2025 को राजस्थान हाई कोर्ट ने यौन उत्पीड़न के आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी है। और नाजायज़ हमारे यहाँ पे जो विजयनगर में जो भाईचारा है उसको गलत तरीके से भड़काया नहीं जाए। जो ये हमारे को नोटिस दिए जा रहे हैं घर तोड़ने के, तो जो मुजरिम है, जो वास्तव में कोर्ट जिन्हों को मुजरिम साबित कर देगा, तो आप उनका घर तोड़िए, कुछ भी कीजिए। अब ये मस्जिद मदरसे इन्हों के नोटिस आ रहे हैं, तो ये क्या चीज़ है? किस तरीके के नोटिस आ रहे हैं और कब मिला आपको नोटिस? सर ये सभी मस्जिदों को भेजे गए नोटिस। अच्छा, एक जामा मस्जिद को भी भेजा गया है? सारी, और कब्रिस्तान, हमारा जो कब्रिस्तान है उसको भी ताला लगा दिया गया। कार्रवाई बड़ी अच्छी तरीके से करी थी पहले दिन जब ये मामला सामने आया, और आम मुस्लिम समाज, पूरा मुस्लिम समाज कभी भी किसी भी आरोपी के समर्थन में नहीं खड़ा था। लेकिन जो माहौल बनाया जा रहा है, जो मुसलमानों को इस मैटर के अंदर मतलब दिखाया जा रहा है कि मुसलमान जिहादी है, मुसलमान मतलब क्या है कि लव जिहाद, धर्मांतरण, यहाँ तक के मस्जिदों का और नाम भी लिया जा रहा है, लेकिन ये सब झूठी बातें हैं, गलत बातें हैं। आज तक विजयनगर का इतिहास रहा है कि मतलब कभी हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ। बाकी कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ के विजयनगर में, जो राजनगर में ख़ास तौर पे कुछ लोग ऐसे हैं कि मतलब यहाँ चाहते हैं कि यहाँ जातिवाद हो, या मतलब हिंदू मुस्लिम हो, या एक दूसरे को पसंद करना नहीं चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं। पीड़ित पक्ष इस केस में धर्मांतरण के लिए दबाव, यौन शोषण और ब्लैकमेलिंग के आरोप लगा रहा है। वहीं आरोपी के परिवार वाले इस केस में लड़के और लड़की के बीच पहले से जान पहचान होने की बात कबूल रहा है। तो फिर खबरों में क्यों ये आरोप लग रहे हैं कि इस केस में धर्मांतरण का भी एक एंगल है? समझने के लिए 33 साल पीछे अजमेर जाना होगा। क्या थी उस केस की कहानी जिसमें इंसाफ होने में 33 साल लग गए? क्या थी उस केस की कहानी जिसमें अजमेर शरीफ दरगाह के खादिम परिवारों के कुछ लोग भी शामिल थे? 1990 के दशक में अजमेर के सावित्री स्कूल और सोफिया स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों को फार्म हाउस पर बुलाकर उनके साथ रेप करने का मामला सामने आया, जिसमें अजमेर शरीफ दरगाह के चिश्ती परिवार के लोगों के नाम भी शामिल थे। इन लड़कियों को निशाना बनाने के लिए गैंग मेंबर्स ब्लैकमेल किया करते और ये ब्लैकमेलिंग अश्लील तस्वीरों के जरिए हुआ करती थी। उस वक्त इस केस का खुलासा पत्रकार संतोष गुप्ता ने किया, जिन्होंने नवज्योति अखबार में इस खबर को तस्वीरों के साथ छापने की हिम्मत दिखाई। तो जब ये क्लियर हो गया कि ये मामला वही है और इसमें इस तरीके से रहा है कि समुदाय विशेष के लोग अजमेर की स्कूली छात्राओं को, जो कि नाबालिग हैं, उनको किसी भी तरीके से अपने प्रेम जाल में फंसाते हैं और उनको अलग अलग तरीके से अपने संपर्क में लेके आते हैं, फिर उनको लेकर के जाते हैं कहीं फार्म हाउस पर उनमें, और उनके साथ बलात्कार करते हैं और उसके बाद उनके फोटोग्राफ्स खींच लेते हैं गोपनीय तरीके से, और फिर उन फोटोग्राफ्स को देने के बहाने उनको बुलाते हैं, फिर उनके साथ बहुत ही विभत्स तरीके से उनके साथ बलात्कार किया जाता है। उसमें गैंग रेप भी होता है, और ये सब होने के बाद उनको ये कहा जाता है कि यदि आप अब इससे निजात पाना चाहते हो तो आपको अपनी एक फ्रेंड को हमें सौंपना होगा और उसको लेकर के आना होगा। तो इस तरीके से एक लड़की जो खुद उनके चंगुल में फंस गई है, वो दूसरी लड़की को लेके जाती है, उसके साथ फिर उसी तरीके की हरकत होती है, फिर वो तीसरी को लेके जाती है और चौथी को लेके जाती है, और वरना वही आरोप। ऐसी कितनी लड़कियां थी उस वक्त उस केस में जिनका नाम सामने आया? उस समय में सैकड़ों लड़कियों की बात हुई थी। इनमें से कुछ मुलजिम ऐसे थे, वो एक रील लेकर के अजमेर कलर लैब पर पहुंचे। जी, क्लियर? अजमेर कलर लैब उस समय, अब हमारे दर्शकों को भी एक बार बता दें कि अजमेर कलर लैब, भरोसा कलर लैब, ये वो दो लैब्स थी जहां पर उन नेगेटिव्स को, और उस दौर में जो वो कैमरास होते थे उनकी जो नेगेटिव होती थी उनकी रील्स धुलवाई गई और फिर वो तस्वीरें वहाँ से निकली, जिसे बाद में संतोष जी ने अपने अखबार में भी छापा। जी, वो जब उन्होंने वहाँ धुलने दी तो वहाँ पर मतलब हरीश तोलानी करके एक मैनेजर होता था,
उस हरीश तोलानी मैनेजर को उस कलर लैब का एक जो संचालक था, जिसे कहते हैं ना ऑनर डायरेक्टर या जो भी है, तो वो वन ऑफ द पार्टनर था उसका, उसने वो रील धोने के लिए हरीश तोलानी को दी थी। हरीश तोलानी ने वो रील धोने के लिए अपने डेवलपर को पुरुषोत्तम उर्फ वैसली उर्फ बबना करके उसके हाथ में सौंप दी। जब उसने वो रील को डेवलप किया और डेवलप करके उसने देखा तो वो शॉक्ड था। उसको लगा कि ये तो बहुत बड़ा मामला है। क्या घटनाक्रम था, क्या हुआ था उस वक्त? उस पर मैं कुछ समझती भी नहीं थी। 18 साल मेरी उम्र थी। मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो हम जारा देने जा रहे थे किशनगंज मेरी मम्मी के साथ। तो मेरे हाथ में टेप था तो उन्होंने बोला मेरे को 2 कैसे सुनने के लिए दे। तो उधर 4 5 6 जने 7 जने उनका गेप ही था, पहले पिलान लगा के बैठे थे। फिर मेरा हाथ बांध दिए, मुंह बांध दिया, टांगे पकड़ ली, फिर मेरे से गलत करा। फिर मेरी नंगी फ़ोटो भी निकाली। तो फिर मेरे को डराया, धमकाया, बोला तुम्हारे भाइयों से बात करेगी तो कटार से ख़त्म कर देंगे। भाई वो नफ़ी चिश्ती ये और लड़कियों को लेके जाता, फिर उनकी सहेली को बोलता था भाई सहेलियों को बुलाओ, तो ऐसे ब्लैकमेल वो करता था, जैसे नफ़ी चिश्ती ये सब जने। फिर शादी करी, फिर आदमी ने भी छोड़ दिया। फिर मेरी मम्मी को जब रेट में ना हुआ, फिर मेरे आदमी ने तलाक दे दिया। माँ का ही गम नहीं उतरा था, उन्होंने तलाक दे दिया 10 साल पहले। और लड़का भी छीन लिया, 10 महीने का बच्चा दूध पीता था, उन्होंने ले लिया। अभी आपके साथ नहीं है वो लोग? नहीं, वो पाल पोस के उसकी दादी नहीं बड़ा था। सिमिलैरिटी कितनी मानते हैं आप दोनों केसेस में? दोनों केस में सारी सिमिलरिटी है, सिर्फ 2-1 चीजों को छोड़ के। उस समय धर्मांतरण वाली जैसी बात कोई नहीं थी। किसी भी लड़की को ये शायद नहीं कहा गया कि साहब तू मस्जिद में जा, रोजे रख, कलमा पढ़ या इस तरीके का। उस वाले केस में और इस वाले केस में एक ये है कि यहाँ पर गैंगरेप नहीं हुआ अभी तक, ऐसी कोई सूचना नहीं है। उसमें तो गैंगरेप हुए, एक ही लड़की के साथ 2-2 3-3 लोगों ने एक ही समय में रेप किया। अपन अगर उसके अजमेर का मामला देखें, अजमेर ब्लैकमेल कांड जो 1992 में हुआ था, वो एक अलग तरह की घटना थी। और उसमें क्या है, सारे के सारे जो आरोपी थे वो पैसे वाले थे और उसमें प्रभाव का इस्तेमाल हुआ था। उन बच्चियों को गैस सिलेंडर दिलाने के लिए, जो स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियां, उनको टेलीफोन कनेक्शन दिलाने के लिए उस तरह से फंसाया गया था। और फिर उनके साथ में पूरा कि वो एक बहुत बड़े स्तर का ब्लैकमेल कांड था। लेकिन जो विजयनगर है वो अपन मानते हैं कि ब्लैकमेल तो हुआ इसमें, लेकिन ये बहुत छोटे स्तर का मामला है और इसको उस कांड से तो नहीं जोड़ के देखा जा सकता। हम वापस विजयनगर केस पर लौटे और पुलिस से आरोपियों के आपस में संबंध और अब तक हुई जांच के बारे में पूछा। इसमें अधिकांश जो लड़के पकड़े गए हैं, जिन लड़कों की गिरफ्तारियां हुई हैं, वो ज़्यादातर वेल्डिंग या पल्लेदारी इस तरीके के काम करने वाले हैं। फिर उनका जो निगम पार्षद हैं हाकिम कुरैशी, उनके साथ किस प्रकार से वो संपर्क में आए, उसके बारे में अनुसंधान चल रहा है। ये सभी लोकल ही हैं। जो पार्षद है वो भी यहीं के हैं और जो आरोपी है वो भी अधिकांश एक ही मोहल्ले के, एक कॉलोनी के। तो सभी एक दूसरे से संपर्क में रेगुलर। जिन पीड़िताओं के मेडिकल करवाए या जो भी जांच करवाई, क्या उसमें कोई नई जानकारी हमारे सामने आई है? वो सारा जो भी है हम कोर्ट में पेश करेंगे। वो सारी जो भी चीज़ें हैं, जो भी इन्वेस्टिगेशन का जो है प्रोसीजर, वो उसका SOP की पालना की जा रही। जो भी चीज़ें हैं माननीय न्यायालय में टाइम टू टाइम पेश की जा रही है। इस मामले को लेकर विरोध कर रहे लोग राज्य पुलिस से संतुष्ट नहीं है। उनकी मांग है कि जांच CBI को सौंपी जाए। इस पूरी गुत्थी को पत्रकारों से समझते हैं। तो लव जिहाद का जो आरोप लगा रहे हैं, उनको सबसे पहले तो ये सोचना चाहिए कि राजस्थान में अभी बीजेपी की सरकार है और भाजपा सरकार तो इस मुद्दे को लेके वो रहती है। तो CBI की जांच की या पुलिस की जांच पे सवाल उठाने का तो कोई मतलब भी नहीं, क्योंकि राजस्थान में अभी सरकार ने उस स्तर पे उसको ले रही है। बाकी जिस तरह से इसको विधानसभा में उठाना जाना चाहिए था मामले को, वो नहीं उठाया गया। इसमें सच्चाई है, न तो इसको प्रतिपक्ष ने इसको गंभीरता से लिया और न सत्ता पक्ष ने। और इसमें विधानसभा अध्यक्ष ने खुद ने पहल करके इसकी जांच का फैसला किया। तो ये सरकार पे ये तो सवाल उठाता है कि आपने सरकार कैसे भूल गई इस मामले को। धर्मांतरण का मामला राजस्थान में बिल्कुल है, उससे कोई नकारा नहीं जा सकता। क्योंकि जैसे बांसवाड़ा इलाका है, बांसवाड़ा इलाके में आज से 10 साल पहले तक 8 या 10 कोई आपकी जो चर्च हुआ करती थी, लेकिन आज उस इलाके में 200 से ज़्यादा चर्च है
और गांव-गांव में खेतों में भी चर्च खुल गए हैं। आप ये देखिए कि तो वहाँ धर्मांतरण हुआ है। आपका जो मेवात का इलाका है या भरतपुर का इलाका है, उस इलाके में भी धर्मांतरण की कुछ शिकायतें आती रहती हैं। लेकिन ये जो गांव है विजयनगर, वहाँ ये बताया जा रहा है धर्मांतरण, लेकिन जो मेरी कुछ लोगों से बात हुई है उन्होंने ये कहा कि उन लड़कियों को जरूर ताबीज और ये चीज़ें दी गई थी जो आमतौर पे दरगाह में जो दीवान होते हैं या वो लोग होते हैं जो किसी बीमारी के लिए या इस तरह की चीज़ें दे देते हैं। और हमारे समाज में ये परंपरा रही है कि हिंदू परिवार भी अगर दरगाह में जा रहा है तो वहाँ कोई ताबीज़ दे रहा है तो उसको ले लेते हैं, उसको बांध लेते हैं। तो इस तरह का तो मामला मुझे अभी तक इसमें धर्मांतरण का बड़े स्तर पर तो नज़र नहीं आ रहा। लेकिन जो आरोप लगा रहे हैं वो किस बिना पे लगा रहे हैं, ये तो पुलिस की जांच का विषय है। विजयनगर में हमने उन तमाम दावों की पड़ताल करने की कोशिश की जो लगातार पिछले कई दिनों से मीडिया में बताए जा रहे हैं। हमने आरोपियों के परिजनों से बात करने की कोशिश की, हमने पीड़िता के परिजन से भी बात की और समझा कि उन्होंने क्या क्या आरोप लगाए। हमने इलाके के लोगों से भी बात की, हर समुदाय में जाकर हमने समझने की कोशिश की कि आखिर ये मामला कितना बड़ा है और कितना संगीन है। हमने इस मामले में पुलिस की भी जवाबदेही तय करने की कोशिश की, उनसे भी बातचीत की। हमें जो कुछ भी विजयनगर में नज़र आया, जो भी जानकारियां हमारे हाथ लगी, इस फाइनल रिपोर्ट के जरिए हम आप तक वो पहुंचा रहे हैं। इस पूरी रिपोर्ट में कैमरे के पीछे थे मेरे साथी राशिद, मेरा नाम है विपिन किराड़। लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।